हेलो एवरीवन। आज है 4 अगस्त और द हिंदू की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी रूस में ज्वालामुखी का विस्फोट, चीन रूस नौसैनिक अभ्यास, विश्व बैंक आय वर्गीकरण की प्रक्रिया। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वोल्केनो इन रशियाज फार ईस्ट इरुप्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 450 ईयर्स। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? रूस का जो सुदूर पूर्व में कामचाट का प्रायद्वीप है और उस पर स्थित जो कर्सेनिकोव ज्वालामुखी है वह 600 वर्षों से लगभग जो है 1463 के बाद में पहली बार 2 अगस्त 2025 को फटा। इस विस्फोट से 6000 मीटर की ऊंचाई तक जो है राख का गुबार उठा जो कि प्रशांत महासागर की ओर जो है फैल गया। जो यह विस्फोट है यह 30 जुलाई 2025 को आया जो भूकंप था उसकी जो तीव्रता थी 8.8 के शक्तिशाली भूकंप से जो है जुड़ा हो सकता है, जिससे कि क्षेत्र में जो भूकंपीय गतिविधियां हैं उनको बढ़ा दिया। जो कामचाट का वोल्केनिक इरप्रेशन रिस्पॉन्स टीम है उनकी जो प्रमुख ओल्गा जो गिरीना है उनकी पुष्टि की जो ज्वालामुखी की ढलानें हैं उन पर लावा का जो डोम है वह बन रहा है और जो गैस है और जो भाप है उनके साथ जो है राख निकल रही है। रूस के जो आपातकालीन मंत्रालय है उन्होंने ऑरेंज जो एवियंस अलर्ट है उसको जारी कर दिया है, क्योंकि राख के उड़ने से जो है जो उड़ान है उन पर असर पड़ सकता है। जो इसके प्रमुख कारण जो है अगर प्रमुख कारणों में देखें तो जो टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं जो कि कामचाट का प्रायद्वीप जो है क्योंकि वह जो है रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पर जो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यूरेशियन प्लेट्स के नीचे जो है उनका सबडक्शन होता है। यानी कि जैसे कि 2 प्लेटें होती हैं तो एक प्लेट जो है दूसरे के नीचे प्रविष्ट होती है, तब जो है यह भूकंप आते हैं। जो 30 जुलाई 2025 है उसके आए हुआ जो भूकंप है जिसकी तीव्रता 8.8 जो है थी, उससे इसको जो है जोड़कर देखा जा रहा है ताकि जो भूकंप है जो कि उससे ही जो है भूकंपीय तनाव बढ़ा होगा, जिससे कि जो मैग्मा का चैम्बर है उसमें दबाव रिलीज हुआ होगा और विस्फोट का जो ट्रिगर है वो हुआ होगा। जो मैग्मा है उसका दबाव मैग्मा चैम्बर में जो गैसें हैं जैसे कि जलवाष्प है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पिघली हुई जो चट्टानें हैं उनका संचय समय के साथ जो है दबाव बढ़ाता है। जब यह दबाव जो है ज्वालामुखी की सतह को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो जाता है तो विस्फोट होता है, जिसमें राख, लावा और जो गैसें हैं वो निकलती हैं। और जो ज्वालामुखी की निष्क्रियता है कि जो क्रेसेनिकोव है यह 600 वर्षों तक जो है निष्क्रिय रहा है, यानी कि इसमें कोई भी हलचल जो है 600 वर्षों के अंदर नहीं देखी गई है, जिसके दौरान जो मैग्मा है और जो गैस हैं वे धीरे धीरे जमा होती रही। और जो ये लंबी अवधि है जो इसकी निष्क्रियता की उसने एक शक्तिशाली विस्फोट के लिए जो है परिस्थितियों को तैयार कर लिया। जो भूकंपीय ट्रिगर है जो हालिया भूकंप है उसने ज्वालामुखी के नीचे की जो चट्टान है उसमें दरारें जो हैं वो पैदा कर दी होंगी, जिससे कि जो मैग्मा है उसको सतह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी चाइना रसिया स्टार्ट 3 डे जोइन नेवल ड्रिल इन सी ऑफ जापान। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? चीन और जो रूस है उसने जापान सागर में जॉइंट सी 2025 नामक 3 दिवसीय जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है उसको शुरू किया है। यह अभ्यास 1 अगस्त 2025 को रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके निकट समुद्री और जो हवाई है यानी कि जो व्लादिवोस्तोक हैं व्लादिमीर पुतिन ने उनके निकट जो समुद्री और जो हवाई क्षेत्र हैं उसमें यह शुरू हुआ है और 6 अगस्त तक जो है ये चलेगा। और जो ये अभ्यास है इसमें दोनों देश जो हैं युद्धपोत विमान और जो सहायक इकाई हैं वह शामिल हैं, जो कि जो पनडुब्बी रोधी जो हैं
और वायु रक्षा है और जो समुद्री युद्ध है जैसे ऑपरेशनों का अभ्यास करेंगे, जिसके बाद जो है प्रशांत क्षेत्र में छटा हुआ जो संयुक्त समुद्री गश्ती अभियान है वह भी होगा। और यह अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच बढ़ते जो सैन्य सहयोग है उसका हिस्सा है। और 2012 से जो है शुरू हुई जो मैरीटाइम कॉरपोरेशन की श्रृंखला है उसका 11वां अभ्यास जो है वो है। और चीनी रक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने जो प्रवक्ता झांग है सियांग ओंगांग, उन्होंने कहा है कि यह अभ्यास जो है किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता और न ही वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उससे संबंधित है। यह अभ्यास उस समय हो रहा है जब अमेरिका और जापान भी जो है 8 अगस्त तक संयुक्त युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, जिसे कि चीन ने जवाबी कार्रवाई से इनकार किया है। जो जापान सागर है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भू राजनीतिक प्रभाव देखें तो चीन रूस जो है सैन्य गठजोड़ का प्रदर्शन, यह अभ्यास दोनों देशों के बीच में जो गहरे सैन्य सहयोग हैं उनका संकेत है, जो कि जो पश्चिमी देश हैं खासकर कि जो अमेरिका है और उसके जो सहयोगी हैं जैसे कि जापान, दक्षिणी कोरिया हैं, उनके लिए एक रणनीतिक संदेश है। यह अभ्यास जो है उनकी जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है उसको मजबूत करता है, जो कि 2022 में जो है घोषित की गई थी। जो क्षेत्रीय तनाव है उसमें भी वृद्धि देखने को जो है मिल सकती है। जापान सागर में यह अभ्यास जो है जापान, दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका जैसे देश हैं उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है इसमें जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और जापान और जो दक्षिण कोरिया हैं इसे अपने जो समुद्री हित हैं उनके लिए खतरे के रूप में जो है देख सकते हैं। अमेरिका जापान का जो गठबंधन है उस पर दबाव, यह अभ्यास जो है उस समय हो रहा है जब अमेरिका और जापान भी जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह क्षेत्र जो है इसमें शक्ति का संतुलन और भी प्रभावित जो है वो कर सकता है, क्योंकि जो कवाड़ है जैसे जो गठबंधन है उन पर दबाव जो है वो बढ़ सकता है। अगर सैन्य प्रभाव को देखें तो सैन्य जो समन्वय है और जो समता है उसमें सुधार जो है अभ्यास में जो पनडुब्बी है और जो वायु रक्षा है और समुद्री जो युद्ध है जैसे कि जो ऑपरेशन है उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो दोनों देश जो हैं नौसेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमता को बढ़ाता है और यह उनके बीच में जो तकनीकी और रणनीतिक समन्वय है उनको और अधिक मजबूत करता है। क्षेत्र में जो सैन्य उपस्थिति है उसका प्रदर्शन देखें तो जापान सागर में जो संयुक्त गश्त है और जो अभ्यास है दोनों देशों की जो नौसैनिक शक्ति है और क्षेत्र में प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्रशांत क्षेत्र में उनकी जो स्थिति है उसको मजबूत करता है। खुफिया जानकारी का आदान प्रदान अभ्यास के दौरान जो दोनों देश हैं जो रसिया और जापान हैं जो दोनों देश जो हैं देश संभावित रूप से जो खुफिया जानकारी हैं और जो तकनीक हैं उनमें जो विशेषज्ञता है उसको साझा कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो संयुक्त रक्षा क्षमता है वह बढ़ती है। आर्थिक और अगर समुद्री प्रभाव देखें तो समुद्री व्यापार जो मार्ग हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जापान सागर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट समुद्री जो व्यापार मार्ग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में जो सैन्य गतिविधियां हैं उनसे समुद्री व्यापार और जो नौवहन है उस पर असर पड़ सकता है, खासकर जो जापान है या फिर जो दक्षिण कोरिया है जैसे देशों के लिए जो इन मार्गों पर जो है निर्भर करते हैं। क्षेत्रीय जो है जैसे कि मछली पकड़ना और जो संसाधन है उन पर इसके प्रभाव देखें तो जापान सागर जो है मछली पकड़ने और जो अन्य समुद्री संसाधन है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सैन्य अभ्यास से जो ये क्षेत्र है इसमें मछली पकड़ने की गतिविधियां और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वह प्रभावित हो सकती है।
क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया जो है इस पर क्या रहेगी। जापान की चिंता। जापान जो है इस क्षेत्र में जो ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विवाद है रूस और चीन के साथ, इस अभ्यास को अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए खतरे के रूप में देख सकता है। इससे जो जापान जो है अपनी नौसैनिक और जो रक्षा तैयारी हैं उनको और अधिक मजबूत कर सकता है। जो दक्षिण कोरिया है और जो अमेरिका की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका जो है इस अभ्यास को क्षेत्र में बढ़ते चीनी और जो रूस प्रभाव है उसके रूप में देख सकते हैं और जवाब में अपने जो सैन्य अभ्यास या फिर जो गश्त हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं। उत्तर कोरिया का रुख। उत्तर कोरिया और जो रूस है चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। इस अभ्यास को जो क्षेत्र है उसमें जो पश्चिमी प्रभाव है उसके खिलाफ एक कदम के रूप में जो है वो देखा जा सकता है। इसके वैश्विक प्रभावों को देखें तो जो पश्चिमी देश हैं उनमें चिंता। नाटो और जो अन्य पश्चिमी देश जैसे कि अभ्यास को जो वैश्विक शक्ति है उसका संतुलन बदलाव उसके रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें उसके प्रभाव को चुनौती देता है। चीन जो है रूस संबंधों का प्रतीक है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच जो बढ़ती रणनीतिक गठजोड़ है उसका प्रतीक है, जो कि वैश्विक मंच पर जो उनके सहयोग हैं उनको और अधिक मजबूत जो है वो करता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई कंट्रीज बाय इनकम। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। विश्व बैंक जो है उसको उनकी जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है उसके आधार पर 4 आय समूहों में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण जो है उनकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने और जो विकास की नीतियां हैं उनको निर्धारित करने में हेल्प करता है। 2024 और जो 25 है उसके लिए जो वर्गीकरण है उसमें निम्नलिखित हैं, जैसे कि अमेरिका में जो डॉलर है या फिर जो GNI है वह कैपिटा और एटलस का मेथड। निम्न माध्यम आय देश जो हैं यानी कि लोअर मिडल इनकम जो कंट्री हैं GNI पर कैपिटा जो कि डॉलर है 146 से जो है 4515 जो डॉलर हैं उनके अंदर उदाहरण के तौर पर जो है भारत, बांग्लादेश और जो नाइजीरिया है उनके अंदर जो निम्न आय वाले देश हैं जैसे कि लो इनकम कंट्री हैं GNI पर कैपिटा जो कि 1145 डॉलर या उससे कम जो है उनकी आय जो है वो देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जो अफ़गानिस्तान है या फिर जो यमन है, दक्षिणी सूडान है। उच्च मध्यम आय वाले देश जो मध्यम आय वाले देश हैं उनके अंदर ब्राज़ील, चीन और जो मैक्सिको है उसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें कि GNI पर कैपिटा जो है वो 4516 डॉलर से 14005 डॉलर तक है। जो उच्च आय देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी, इनके अंदर जो GNI पर कैपिटा है वह 14006 डॉलर या उससे अधिक जो है वो मिलता है। वर्गीकरण की प्रक्रिया जो वर्गीकरण हुआ है वह किस आधार पे हुआ है। जो विश्व बैंक है उसने जो GNI पर कैपिटा है उसकी गणना जो एटलस मेथड है उसके उपयोग से करता है, जो कि मुद्रा का विनिमय की जो दर है उनमें उतार चढ़ाव को कम करने के लिए 3 साल की जो औसत विनिमय दर हैं उनका उपयोग करता है। जो वार्षिक अभ्युत्थान है उसने ये सीमाएं जो हैं हर साल 1 जुलाई को जो मुद्रास्फीति है और जो अन्य आर्थिक कारक हैं उनको ध्यान में रखकर समायोजित की जाती हैं। अगर इनके उद्देश्यों को देखें तो यह वर्गीकरण विकास सहायता जो है, नीति का निर्माण और जो वैश्विक आर्थिक विश्लेषण है उनके लिए उपयोग किया जाता है। आज से लेकर आगे भी जो है जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी हम आप सभी के साथ जो है शेयर करते रहेंगे। तब तक आप
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।